हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे कि सोइंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। इसके पहले वीडियो जो बना था उसमें मैंने मेथड्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग द क्रॉप यानी कि कैसे हम क्रॉप को इस्टेब्लिश करते हैं या सोइंग कैसे करते हैं इसके बारे में बताया था, जिसमें से ब्रॉडकास्टिंग मेथड और ड्रिलिंग मेथड दो मेथड बताया था। तीसरा है प्लांटिंग। प्लांटिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे। When individual seeds or seed materials is placed in the soil by manual labor or by machine, it is called planting। यानी कि चाहे वो सीड्स हो या सीड्स के कोई मटेरियल हो। सीड्स मटेरियल यानी कि जैसे वेजिटेटिव पार्ट हो या रूट्स हो, राइजोम्स हो, बल्ब हो, इन सभी को जो है हम सॉइल में प्लेस करते हैं। किसके द्वारा? चाहे वो लेबर के द्वारा करें या फिर मशीन के द्वारा, उसी को हम जो है प्लांटिंग बोलते हैं। जनरली क्रॉप्स विथ बिगर साइज एंड दोज नीडिंग वाइडर स्पेसिंग आर सोन बाय दिस मेथड। क्या होता है कि क्रॉप्स जो हैं जिनकी साइज बहुत बड़ी होती है, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत होती है। वाइडर स्पेस यानी कि चौड़े जगह की ज़रूरत होती है, स्पेस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे क्रॉप्स को जो है प्लांटिंग करते हैं, ठीक है। प्लांटिंग डन फॉर क्रॉप्स लाइक कॉटन, मेज, पोटैटो, शुगर केन एक्सेट्रा। तो कॉटन हुआ, मेज या पोटैटो या फिर शुगर केन, इन सभी को प्लांटिंग के रूप में सोइंग करते हैं। इसके बाद प्लांटिंग के बाद है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में क्या करते हैं? टेकिंग केयर ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड और सीडलिंग्स विच आर स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया इज ए प्रॉब्लम विथ रिगार्ड टू एप्लीकेशन ऑफ वाटर, वीड कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल एक्सेट्रा। क्या होता है कि जब किसी को जो है सीड के द्वारा जो हम सोइंग करते हैं या पौध के द्वारा, सीडलिंग्स यानी पौध के द्वारा जो है जब हम एक बड़े एरिया में करते हैं, ठीक है, बड़े एरिया में करते हैं तो क्या होता है कि बड़े एरिया में जब करेंगे तो उसका मैनेजमेंट करना मुश्किल होता है। चाहे वो वाटर मैनेजमेंट की बात हो या उसमें वीड कंट्रोल की बात हो या फिर पेस्ट कंट्रोल की बात हो। तो ऐसे सीड को क्या करते हैं हम कि छोटे रूप में, नर्सरी के रूप में जो है उसको उगाते हैं। बाद में उस सीडलिंग्स को जो है ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उसको जो है प्रॉपर स्पेस मिलता है। ट्रांसप्लांटिंग हम करते हैं तो क्या होता है कि जो सीडलिंग्स होते हैं उसको हम सही जगह पे स्थापित कर सकते हैं, एक सही स्पेस के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम राइस के कंडीशन में देखें तो राइस के कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले जो है नर्सरी उगाते हैं, उसके बाद उस सीडलिंग्स को फिर जो है खेत में जो है ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। लेकिन ट्रांसप्लांटिंग के पहले हमें पडलिंग करना पड़ता है, ठीक है। पडलिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है उसको, जड़ को जो है अच्छी तरह बढ़ने के लिए, साथ ही साथ जो है वीड कंट्रोल भी हो जाता है। और पडलिंग से जो है वाटर बार बार देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि पडलिंग जब हो जाती है खेत में तो वाटर लॉस कम होता है। लीचिंग द्वारा या परकोलेशन द्वारा जो है लॉसेस कम हो जाता है, रुक जाता है, इसलिए जो है ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। इसी वजह से जो है ट्रांसप्लांटिंग जिस भी क्रॉप का करते हैं यील्ड बढ़ती है। इसमें आगे देखिए, देयरफॉर सीड्स आर सोन स्मॉल आर कॉल्ड नर्सरी। तो सीड जो है छोटे छोटे सीड होते हैं, इसलिए उसको जो है पहले हम नर्सरी में ग्रो करते हैं। तो जहाँ पे ग्रो करते हैं उसी को नर्सरी बोलते हैं। एंड ऑल द केयर इज टेकन टू रेज द सीडलिंग्स। और नर्सरी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। उसमें जो है अब जैसे नर्सरी 21 दिन की हो या 21 से 25 दिन की होती है तो अच्छी होती है, लेकिन डेपोक मेथड से अगर आप जो है नर्सरी उगाना चाह रहे हैं तो 12 दिन में ही, 12 से 14 दिन में सीडलिंग तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, ठीक है। तो उसमें जो है उखाड़ने से पहले, सीडलिंग को उखाड़ने से 10 दिन पहले जो हम
उसमें नाइट्रोजन का स्प्रे कर देते हैं, ठीक है, फोलियर स्प्रे करते हैं, ताकि जो है उसमें अच्छी तरह से जो है ग्रोथ करने का एक 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 बिल्ड हो जाए, यानी कि सीडलिंग जो है मजबूत रहे, और ताकि उसको हम जब उखाड़ के कहीं और लगाएं तो आसानी से उग सके, रूट उसका अच्छे से जर्मिनेट कर सके, इसलिए नाइट्रोजन का स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो raise the seedlings when they grow to certain stage, they are pulled out from the nursery and transplanted in main field। तो जब नर्सरी पूरी तरह तैयार हो जाती है, उसके बाद जो है 12 से 14 दिन की हो जाती है अगर डेपो में, और नॉर्मल जो है नर्सरी उगा रहे हैं तो उसमें 21 से 25 दिन की हो जाती है, तो उसको फिर उखाड़ के हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसका मेन फील्ड में। तो ट्रांसप्लांटिंग एक मेथड हो गया। इसके बाद देखिए, ये मेथड ऑफ स्टैब्लिशिंग द क्रॉप, यानी सोइंग के मेथड के बाद जो है नेक्स्ट है हमारा जो है ड्राई सोइंग और वेट सोइंग। ड्राई सोइंग और वेट सोइंग, इसको आप लोग जो है मेथड ऑफ स्टैब्लिशिंग द क्रॉप में ही लिख सकते हैं, या फिर अगर कोई पूछे कि टाइप ऑफ सोइंग क्या है तो उस हिसाब से भी आप ड्राई सोइंग बता सकते हैं और वेट सोइंग, दो मेथड बता सकते हैं। लेकिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो है इसको भी आप जो है लिख सकते हैं उसी के साथ ही। टाइप ऑफ सोइंग यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं कि सोइंग की दो टाइप्स है, ड्राई सोइंग और वेट सोइंग, ठीक है। इसलिए इसको मैं अलग से लिख दिया हूँ। ड्राई सोइंग में क्या है देखते हैं। ड्राई सोइंग इज एडॉप्टेड इन ब्लैक सॉइल वेयर ऑपरेशंस आर डिफिकल्ट टू कैरी आउट वंस रेन्स कमेंस। क्या होता है कि जब एक बार रेनफॉल हो जाती है, मानसून सीजन में एक बार रेनफॉल हो जाती है, तो उसके बाद हमें जो है प्लोइंग करना होता है, ठीक है, प्लोइंग करना होता है, साथ में जो है बाद में सोइंग भी करनी होती है। तो ये दोनों ऑपरेशन जो है हम कर नहीं पाते हैं ब्लैक सॉइल में, इस वजह से जो है हमें ड्राई सोइंग ही करना पड़ता है। तो ड्राई सोइंग में क्या करते हैं, फील्ड इज प्रिपेयर्ड विथ समर रेन्स एंड सीड्स आर सोन इन ड्राई सॉइल अराउंड 7 to 10 days बिफोर रिसीव्स रेन्स। यानी कि जब भी रेनफॉल आता है, रेनफॉल आने के 7 से 10 दिन पहले ही हम जो है सोइंग का प्रक्रिया कर देते हैं, ठीक है, सोइंग की प्रक्रिया कर देते हैं। द सीड्स जर्मिनेट आफ्टर रेन्स, बाय दिस मेथड रेनफॉल इज एफिशिएंट यूटिलाइज्ड। तो क्या होता है कि मानसून के आने से पहले 7 से 10 दिन पहले हम जो है सोइंग कर देते हैं, और जब मानसून होता है तो तब मानसून जब हो जाता है उसके बाद फिर जो है वो जर्मिनेट करता है और प्रॉपर तरीके से जो है रेनफॉल का यूटिलाइजेशन भी इसमें हो जाता है, ठीक है। क्योंकि रेनफॉल के बाद अगर हम सोइंग करेंगे तो हमें फील्ड प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो फील्ड प्रिपरेशन में मॉइस्चर के बहुत लॉस हो जाता है, ठीक ना। तो उस लॉस को जो है यहाँ पे हम मेंटेन कर सकते हैं, और रेनफॉल का अच्छी तरह यूटिलाइजेशन इसमें हो जाता है। ब्लैक सॉइल में क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल में देखे होंगे आप लोग कि बहुत धीरे धीरे जो है मॉइस्चर का लॉस होता है उसमें, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो सोइंग आपकी जो है डिले हो जाती है, इसलिए ड्राई सोइंग उसमें किया जाता है। सेकेंड है वेट सोइंग। वेट सोइंग में क्या है, वेट सोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सोइंग क्रॉप्स। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, अधिकतर लोग इसी को अपनाते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल नेसेसरी फॉर टेकिंग अप सोइंग इज 20 mm। यानी कि अगर आपको सोइंग करना है तो सोइंग से पहले जो है लगभग 20 mm रेनफॉल होना जरूरी है, ताकि फील्ड प्रिपरेशन आप कर सकें और सोइंग कर सकें। 2 to 3 days आफ्टर सोकिंग रेन्स सोइंग कैन बी टेकन एंड कंटिन्यू फॉर 2 to 3 days। यानी कि रेनफॉल जब हो रहा है उसके 2 से 3 दिन बाद जो है आप सोइंग के लिए फील्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं और सोइंग कर सकते हैं, और सोइंग करने के बाद जो है सोइंग की प्रक्रिया में 2-3 दिन लग जाते हैं, ठीक है, फील्ड प्रिपरेशन से लेके सोइंग की प्रक्रिया तक। तो इस बीच क्या होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज वेस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन रिसीप्ट ऑफ रेनफॉल एंड सोइंग। वेट सोइंग में क्या होता है कि हम रेनफॉल के बाद सोइंग करते हैं, इसलिए फील्ड प्रिपरेशन में और सोइंग की प्रक्रिया में जो है
काफ़ी मॉइस्चर जो है वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो है शोइंग ऑफ मेथड है कि बुआई के हम कैसे जो है कौन कौन सी विधि को अपना सकते हैं, इसके बारे में था। बाकी लेक्चर कैसा लगा बताइएगा आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।